अगर आपको किसी भी कंपनी में यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड की जॉब क्रैक करनी है तो सिर्फ एक फील्ड में मास्टर बन जाओ और वो है यूएक्स केस स्टडीज़। यस, आजकल बड़ी से बड़ी कंपनीज में आपकी यूएक्स स्किल से ज़्यादा आपकी केस स्टडीज़ देखी जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उनको क्रिएटिव वे में सॉल्व करते हो। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि केस स्टडीज़ होती क्या है, कैसे आप अपनी केस स्टडीज़ बना सकते हो और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे आप जॉब क्रैक कर सकते हो केस स्टडीज़ की वजह से। और एट द एंड अगर आपने अपनी केस स्टडीज़ को शोकेस करना है तो वो आप किस तरह प्रेजेंट करोगे। सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। नंबर 1, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं बिगिनर्स के माइंड में जब वो केस स्टडीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हर बिगिनर डिज़ाइनर करता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि मैं एट द एंड आपको अपनी केस स्टडी शो करूँगा कि आप कैसे जो है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे आप लो फिडेलिटी डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप हाई फिडेलिटी डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं। और एट द एंड मैं इन तीनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी का कंपैरिजन कैसे आप शो गेस कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जॉब को क्रैक करने के लिए। सो अगर आपको इस केस स्टडीज़ का टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि इस वीडियो का एम है 500 लाइक्स। अगर आप वो कर देते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप इजीली एडिट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब को क्रैक करने के लिए। और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में, कोई भी पॉइंट मिस मत करना वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम कहता हूं। अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और आप पेड कोर्सेज परचेज नहीं करना चाहते और आप प्रॉपर बिगिनिंग से एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप इजीली क्लिक करके मेरी होल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जिसमें आप 4 वीक्स में प्रॉपर यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ अगर आपने अभी तक जॉब नहीं की या फिर इंटर्नशिप नहीं की, सो आई कैन बेट कि अगर आप ये सारी वीडियोज़ देख लेते हैं तो आप प्रॉपर जॉब भी क्रैक कर सकते हैं और इंटर्नशिप के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ केस स्टडी? अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊं कि केस स्टडीज़ होती क्या है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, उसका क्रिएटिव वे में कोई सॉल्यूशन निकालते हो और उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप जो जो स्टेप्स को फॉलो करते हो और उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके क्लाइंट्स पे, इस सारे होल प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने को आप केस स्टडीज़ कहते हैं। केस स्टडीज़ बेसिकली रिक्रूटर्स को हेल्प आउट करती है कि वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि आपका जो वर्क प्रोसेस है वो क्या है और आपने कौन कौन से डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो किया है और आपने कैसे कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसका क्रिएटिव वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, अगर आपको मिल भी जाती है तो आप प्रॉपर सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए अगर कोई भी मिडल मैन आया, उसने इस प्रॉब्लम को देखा कि मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, देन उसने क्या किया, सिंपली उबर, क्रीम, इनड्राइव, बाइकिया जैसी ऐप्स को बनाया ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह विद सिक्योरिटी प्रॉपर मूव ऑन कर सको। अब आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका प्रॉपर सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन के दौरान आपने जो जो स्टेप्स को फॉलो किया है उसको डॉक्यूमेंट में शो करने को आप एक केस स्टडीज़ कह सकते हैं। इन मोर सिंपल फॉर्म, आपने क्या किया, आपने कैसे किया, आपने क्यों किया और आपने जो किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके क्लाइंट्स पे। आई होप सो कि अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि केस स्टडीज़ होती क्या है। अब कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं हर बिगिनर डिज़ाइनर के माइंड में। नंबर 1 कि हम कौन सा फॉर्मेट चूज़ करें। अब केस स्टडीज़ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, लाइक बिहांस या फिर नोशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इवन आप फिग्मा पे भी अपनी केस स्टडीज़ बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो ज़्यादा ईजी प्लेटफॉर्म लगे आप उसके ऊपर अपनी केस स्टडी बना सकते हैं। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर शेयरेबल लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिहांस को चूज़ करते हैं या फिर नोशन को चूज़ करते हैं या फिर आप फिग्मा को भी चूज़ करते हैं तो उसका आप एक लिंक शेयर करेंगे अपनी प्रोटोटाइपिंग का, जो कि आपके रिक्रूटर्स को हेल्प आउट करेगी कि वो अलग से फिग्मा को ओपन नहीं करेंगे या फिर बिहांस को ओपन नहीं करेंगे और चेकआउट नहीं करेंगे कि आपकी केस स्टडीज़ कहाँ पर है। सिंपली आप उनको लिंक शेयर करेंगे, वो आपकी डायरेक्ट उस केस स्टडीज़ के ऊपर नेविगेट होंगे और चेकआउट करेंगे। अगर कोई चीज़ उनको रिक्वायर्ड होगी तो डायरेक्टली आपसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने एक और चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है कि आपने कुछ
ऐसा फॉर्मेट अपने रिक्रूटर्स को शेयर नहीं करना लाइक PDF कि उनको उसको देखकर इशू हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप उनको PDF शेयर करते हैं तो वो आपकी प्रोटोटाइपिंग कैसे चेक करेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप कैसे नेविगेट हो रहे हैं। तो आपने उनको वो लिंक शेयर करना है। फॉर एग्जांपल फिग्मा का कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का कर सकते हैं, बिहांस का अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर भी प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रख के देन आपने अपनी केस स्टडीज़ को उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिज़ाइन करना है। सो आपने इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो भी प्लेटफॉर्म ईजी लगे, जिसके ऊपर आपका सारा काम शोकेस हो रहा हो, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, आपका डिज़ाइन, आपके ईच एंड एवरीथिंग, प्रॉब्लम सोल्यूशन, सब कुछ आपके जहाँ पर शो हो रहा हो, आप उसका लिंक इजीली अपने रिक्रूटर्स को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, कितनी केस स्टडीज़ को आपको यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है कि आप बिगनर्स डिज़ाइनर हो या फिर आप सीनियर डिज़ाइनर हो। अगर आप बिगनर डिज़ाइनर हो तो आपने तो अभी तक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग नहीं की है, देन आप अपनी केस स्टडीज़ में क्या शो करोगे। सो उसके लिए आपका सिंपल सा हल है, आपने जब डिज़ाइनिंग की है तो आपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग की है। आप उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर आइडेंटिफाई करें और उसमें प्रॉब्लम्स देखें, उसका सोल्यूशन डिफाइन करें एंड देन उसके ऊपर आप केस स्टडीज़ बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया देन आप किसी भी कंपनी का एक प्रोजेक्ट ले लें और उसमें आप फंक्शनैलिटी उसकी चेक करें, कहीं पे अगर वो लैगिंग कर रही है उसके आप प्रॉपर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, देन आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, देन आप उसके ऊपर केस स्टडीज़ बनाएं। सो अगर आप सीनियर हैं और आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है तो आप अपने उस सारे प्रोजेक्ट्स में से कोई एक बेस्ट वर्क चूज़ कर लें और उसके ऊपर आप प्रॉपर केस स्टडीज़ बना लें। और आप ट्राई करें कि आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर केस स्टडीज़ बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप केस स्टडीज़ बनाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिक्रूटर्स के माइंड में रेज होंगे। सो अगर आपसे वो कोई भी क्वेश्चन करते हैं और आप स्टक हो जाते हैं तो उनके लिए एक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए सिंपल सा हल यही है कि आप सिर्फ वही केस स्टडीज़ को यूज़ करें जिनका आपको एक्सपीरियंस प्रॉपर है। नंबर 3, कितनी लंबी केस स्टडीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी केस स्टडीज़ की लेंथ बहुत लंबी होगी देन आप जॉब विन कर सकते हैं, या फिर वो बहुत छोटी होगी देन आप अपनी जॉब को क्रैक कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है अपनी केस स्टडीज़ में जो कि आपने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल, आप रिक्रूटर्स की जगह अपने आप को खुद अज्यूम करो और आपके पास 1000 एप्लीकेशंस आती हैं और बहुत लेंथी जो है उनकी केस स्टडीज़ हैं, तो आप क्या उनको प्रॉपर रीड आउट करोगे या फिर इग्नोर कर दोगे। सो आपने जब भी केस स्टडीज़ को डिज़ाइन करना है तो खुद को रिक्रूटर्स की जगह के ऊपर रखकर देन सोच के देन आपने अपनी केस स्टडीज़ को प्रॉपर डिज़ाइन करना है। आपने ट्राई करनी है कि आपकी केस स्टडी जितनी ज़्यादा शॉर्ट हो उतना ज़्यादा ईजी होता है रिक्रूटर्स के लिए आपके वर्क प्रोसेस को देखना। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी कि एक मिडलमैन आया, उसने मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी, उसका सोल्यूशन निकाला, उसकी वजह से लोगों की लाइफ में उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की जिसकी वजह से उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो इन सारे पॉइंट्स को आपने शॉर्टकट वे में अपने डॉक्यूमेंट्स में शो करना है। देखो, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, उसको अपनी वेबसाइट को डेवलप करवाना है, ठीक है, और उसने पहले भी अपनी वेबसाइट को डेवलप करवाया था लेकिन उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं फंक्शनैलिटी के। आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट को गो थ्रू करोगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल, चेकआउट में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लाइंट कार से रिलेटेड है और स्पेयर पार्ट्स भी अपने सेल आउट करता है, बट जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो रहा है उसको सबसे पहले स्पेयर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, देन आपको उसकी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये एक बैड यूएक्स है, मींस बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर गाड़ियाँ रखोगे, देन उसके बाद आप नीचे स्पेयर पार्ट्स रखोगे, क्योंकि जो मेन प्रायोरिटी प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर आएगी और जो नॉन प्रायोरिटी है वो नीचे आएगी। तो आप उसकी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर अंडरस्टैंड करोगे, देन उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, देन उसका आप डिज़ाइन प्रोवाइड करोगे एंड आफ्टर दैट आपको अपने डिज़ाइन को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम थी भी या नहीं। दैट्स वाई आपकी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आपको ये आइडिया हो गया कि केस स्टडीज़ होती क्या हैं, आपको ये भी आइडिया हो गया कि बिगनर्स के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडीज़ को लेकर, आपको ये भी आइडिया हो गया कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी बिगिनर अपनी केस स्टडीज़ को डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसको मिस्टेक्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं।
नंबर 1, आप अपना एंड रिजल्ट शेयर करते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो आपका वर्क देखते हैं। वर्क देखने के बाद वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं और आपसे एक प्रोजेक्ट करवाते हैं, जिसमें वो आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट देते हैं और उसमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट लिख देते हैं और प्रॉब्लम्स लिख देते हैं और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपने उनके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को देखकर अपना जो यूआई है उसको डिज़ाइन करते हैं और प्रॉपर अपनी एक केस स्टडीज़ बनाते हैं। अब उसमें आप सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लाइक आप फ़ॉन्ट भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, आप कलर्स भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, आप पिक्चर्स भी अपनी मर्ज़ी की और साथ में अपने टेक्स्ट को भी जैसे आपको रिक्वायर्ड होता है वैसा आप यूज़ करते हैं। और आप बिना सोचे समझे, आप बिना रिक्वायरमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड किए आप अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाता है देन आप अपने उस डिज़ाइन को रिक्रूटर्स को शेयर करते हो और वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है वो क्यों किया है। अगर कोई फैशन ब्रांड से रिलेटेड है तो आपने उसके ऊपर कोई रेड कलर यूज़ कर दिया है तो वो एक सेंस नहीं बनाता है। सो उसका सिंपल सा एक ही हल है, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ की हायरिंग करता रहता हूँ और काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइनर्स आते हैं जिनको हम लोग रिजेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जो वो कलर सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और वो जो फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हैं और उसके पीछे क्या थ्योरी है, उसकी एनाटॉमी क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और टेक्स्ट में हर जगह के ऊपर वो लोरम इप्सम या फिर आपका जो भी डमी टेक्स्ट है वो यूज़ कर रहे हैं रेदर देन कि वो कोई भी रीजनल कंटेंट जो है वो यूज़ करें। मीन्स आपकी एक एक चीज़ की सिलेक्शन की आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपसे रिक्रूटर पूछता है कि आपने ये फ़ॉन्ट क्यों सिलेक्ट किया, आपने ये कलर क्यों सिलेक्ट किया, आपने ये पिक्चर क्यों लगाई, आपने डमी टेक्स्ट क्यों लिखा है, आप ओरिजिनल कंटेंट भी लिख सकते थे, देन आपके पास उसके लिए प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो आपने जब भी केस स्टडीज़ या फिर कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके उस डिज़ाइन से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जब आपको प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं तो उसमें आपके यूआई के साथ साथ आपके यूएक्स के भी कंसेप्ट देखे जाते हैं। नंबर 2 मिस्टेक इज़ दैट कि कोई भी केस स्टडीज़ को शेयर कर देना। अब जो भी डिज़ाइनर्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अपनी केस स्टडीज़ को रिक्रिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन कंपनी के लिए बट आपकी केस स्टडीज़ जो है वो कार इंडस्ट्री या फिर किसी भी और इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने ऑलरेडी बनाई हुई है और आप वही शेयर कर देते हैं अपने रिक्रूटर्स को, तो वो आपकी केस स्टडीज़ के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे अपने बिजनेस के साथ। तो आपने ट्राई करना है, अब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइन ब्रांड के लिए, तो आपने ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ केस स्टडीज़ बनाई हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी केस स्टडी बनाई है वहाँ पर आप पिक्चर्स अपडेट करें, कलर्स अपडेट करें, क्योंकि आपने अपना डिज़ाइन सिस्टम भी होप्सो बनाया होगा। आप वहाँ पर पिक्चर्स, कलर्स, टेक्स्ट सब कुछ चेंज करें और उसको देन आप शेयर करें। या फिर आप जहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उनकी वेबसाइट को गो थ्रू करें, उनके सोशल मीडिया को गो थ्रू करें, या फिर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ पर लोग उनके साथ कनेक्शन बनाएं और उनसे पूछें कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन आप उनको माइंड में रख के देन आप अपनी डिज़ाइन या फिर अपनी केस स्टडीज़ बनाकर देन शेयर करें। नंबर 3 मिस्टेक इज़ दैट कि आप जस्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं अपनी केस स्टडीज़ में। सबसे ज़्यादा जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं वो अपनी केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी रिक्रूटर्स के लिए उसको रीड आउट करना, बिकॉज वो अपनी एक एक चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं कि उन्होंने ये सिलेक्शन की तो क्यों की, अगर ये किया तो क्यों किया, और एट द एंड वो एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखते हैं। तो किसी के लिए भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके प्रॉपर पैराग्राफ को रीड आउट करे या फिर आपकी उन टैगलाइंस को प्रॉपर रीड आउट करे। आप उसके लिए सिर्फ एक चीज़ करें कि आपका टेक्स्ट बड़े साइज़ में लिखा हो और वो बहुत शॉर्ट कुछ वर्ड्स के ऊपर लिखा हो और साथ में आपके विजुअल्स के साथ ज़्यादा प्ले करें। जितने ज़्यादा आपके विजुअल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो अब आपको सारी चीज़ें होप सो क्लियर हो गई होंगी कि केस स्टडीज़ होती क्या है, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है केस स्टडीज़ को बनाने का। तो भी मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी केस स्टडीज़ को बना सकते हैं। सो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वर्किंग करूँ और ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। सो वेलकम टू द स्क्रीन। एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूएक्स केस स्टडीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो यूएक्स केस स्टडी में सबसे पहले नंबर पे इसमें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आप किसी भी जो है पॉइंट के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड्स कि आप
किस कंपनी के लिए जो है वो यूएक्स की केस स्टडीज़ बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो है आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, रोल एंड टाइमलाइन। अब इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले आप जिस कंपनी के लिए केस स्टडीज़ बना रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार इंडस्ट्री से रिलेटेड केस स्टडी बना रहे हैं तो कार से रिलेटेड सबसे पहले उसका इंट्रो आएगा, ठीक है। उसके नीचे ही आपका जो है वो रोल, फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर क्या क्या रोल परफॉर्म किया, साथ ही टाइमलाइन कि फॉर एग्जांपल उसमें जो है आपको 2 से 3 हफ्ते लगे थे या फिर आपको 1 मंथ से 2 मंथ लगे थे उस केस स्टडीज़ को डिज़ाइन करने में। उसके बाद आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम दिस प्रोजेक्ट एम टू सॉल्व एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू सॉल्व दिस। मीन्स कि आपने सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है देन आपने उसकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। उसका एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे शो करूँगा। सो ऐसे ही जो है उसका एक आपने प्रॉपर पॉसिबल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, मीन कि आपका गोल क्या है, आप उसको कैसे जो है अचीव करोगे और आपको उसको प्रॉपर कैसे एक सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका भी आप एक प्रॉपर पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो उसके बाद जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन आता है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मीन्स कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। उसमें आप क्या लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने डिज़ाइन स्ट्रेटजी भी आपने प्रोवाइड की, आपने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी आपने प्रोवाइड किया, यूज़र फ्लो, आपके कंपेटिटिव एनालिसिस, यूज़र पर्सोना, यूज़र रिसर्च, विजुअल डिज़ाइन, सब कुछ जो है वो आपने ही प्रोवाइड किया है। सो उसमें आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिख सकते हैं। सो इसके बाद आता है आपका डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। मीन्स कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसके पीछे क्या थिंकिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि सबसे पहले कि आपको जो है एम्पथी, यानी कि आपने जो है उसको डिस्कवर किया, उसके बाद आपने डिफ़ाइन किया जो आपकी प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन किया, देन टेस्ट किया। अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपका डिज़ाइन प्रोसेस कैसे वर्किंग करता है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन प्रोसेस कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। सो उसके बाद जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइमलाइन। मीन्स कि आपके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जो आपकी यूआई है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो यूएक्स होगा उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो आता है रिसर्च फेज़। अब रिसर्च फेज़ ए बोल्ड स्टेटमेंट दैट आउटलाइन योर रिसर्च कंक्लूजन, राइट ए सिंगल बुलेट पॉइंट दैट गिव्स हाई लेवल डिटेल्ड। अब रिसर्च एक्चुअली 2 किस्म की होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। इन दोनों में डिफरेंस हम लोग आगे प्रॉपर जो है मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप रिसर्च करते हो यूज़र के बारे में कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो ऐप है वो यूज़ कौन कौन करेगा, कितनी एज के लोग करेंगे और अगर वो यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। आप उनका प्रॉपर बैकग्राउंड देखते हो, क्या वो टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर हैं या नहीं है। सो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आप रिसर्च करते हो। सो इसके बाद अनदर ऑप्शन आता है वो आपका आता है डिफाइन फेज़। डिफाइन फेज़ में क्या होता है कि आप यूज़र पर्सोना क्रिएट करते हो। यूज़र पर्सोना में क्या है कि आप यूज़र के बारे में मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है आप करते हो। उसके बाद आता है आपका टास्क फ्लो। टास्क फ्लो में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हो कि आपकी लॉगिन स्क्रीन आएगी, उसके बाद साइनअप स्क्रीन आएगी या फिर उसके बाद आपकी होम स्क्रीन आएगी। और होम स्क्रीन पर जाने के बाद अगर यूज़र ने अपनी प्रोफाइल देखनी हो तो वो प्रोफाइल को भी ईजिली चेकआउट कर सकता है। और भी काफ़ी सारी ऐसी स्क्रीन्स जो हैं वो आपके टास्क फ्लो में आती हैं। सो इसके बाद जो अनदर ऑप्शन आता है वो आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसमें आप प्रॉपर एक आर्किटेक्चर बनाते हैं कि आपका जो स्टार्ट पेज है वो कहाँ से होगा, ठीक है। वो वेबसाइट के लिए कैसा नज़र आएगा, आपके मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कैसा नज़र आएगा, ठीक है। इसके लिए आप एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हो। अब लो फाइडेलिटी डिज़ाइन कौन से होते हैं कि आप सबसे पहले वायर फ्रेमिंग प्रोवाइड करते हो कि जैसे अगर कोई घर का नक्शा है तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आप मैप शो करते हो, देन आप उसके घर के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हो। तो इसमें भी सबसे पहले आप मैप शो करोगे कि आप जिसके ऊपर आपके कलर्स नहीं होंगे, आपके प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप सिंपली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो कि आपकी ऐप या वेबसाइट ऐसी डिज़ाइन होगी। सो लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग के बाद आपकी टाइपोग्राफी एंड कलर्स आते हैं। टाइपोग्राफी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आपने कोई भी फॉन्ट यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, वो आपने प्रॉपर डिफ़ाइन करने हैं कि वो आपने क्यों किए हैं।
ठीक है। ऐसे ही आपने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो भी प्रॉपर डिफाइन करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप ब्रांड स्टाइल गाइड या ब्रांड बुक में करते हैं। उसके बाद आता है आपका हाई फिडेलिटी डिज़ाइन। हाई फिडेलिटी मीन्स आपका जो फाइनल डिज़ाइन है, मीन कि आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आपने जो कलर्स इंप्लीमेंट करने हैं वो, ठीक है, आपने ईच एंड एवरीथिंग उसमें प्रोवाइड करनी है। अब इसके बाद अनदर ऑप्शन आता है एट द एंड, वो आता है प्रोटोटाइप लिंक। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है जिसका आपके पास शेयरेबल लिंक हो, जिसमें आपके पास सारी की सारी प्रोटोटाइपिंग भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि उसको एक प्रॉपर डेवलपमेंट वाली फील आए कि उसकी जब वेबसाइट डेवलप होकर आएगी तो वो ऐसी होगी, लाइक एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होना है तो कैसे होना है, उसके लिए क्या एनिमेशन प्ले होनी चाहिए। सो ये था आपके पास प्रॉपर एक यूएक्स केस स्टडीज़ का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप जो है लो फाइडेलिटी जो डिज़ाइन है वो कैसे कर सकते हैं। अब मेरी तरफ से आपको कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है जब आपने अपनी केस स्टडीज़ को डिज़ाइन करना है। नंबर 1, आपने 1 से 2 केस स्टडीज़ बनानी है ओनली। नंबर 2, आपने जो भी केस स्टडीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं वो 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर। नंबर 3, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और आपने प्रेजेंटेशन का प्रॉपर ओवरव्यू देना है। नंबर 4, आपका एक बिग आइडिया एक स्लाइड पे होना चाहिए। नंबर 5, आपने बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं जब भी अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है तो, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके लेंथी पैराग्राफ को रीड आउट करे। नंबर 6, आपने अपनी केस स्टडीज के एंड पे अपने एक प्रॉपर क्वेश्चनियर भी बनाने हैं, बिकॉज जो भी रिक्रूटर है वो आपकी केस स्टडीज को प्रॉपर रीड आउट करे और स्टिल अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो आपके FAQs में जाकर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सके। नंबर 7, एज ऑलवेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो अब आपके पास जो है ये सिंपल सा जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, केस स्टडीज़ का। सबसे पहले आप क्या करते हैं, नेम लिखते हैं, ठीक है, केस स्टडीज़ का, या फिर उसके आगे आप डेट, मंथ, ईयर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। उसके नीचे आप शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन और साथ में जो है वो छोटा सा जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं कि कब से लेके कब तक जो है आपका ये प्रोजेक्ट चलेगा। और यहाँ पर जो है आप सिंपल पिक्चर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप एक और अनदर चीज़ें भी लगा सकते हैं, लाइक आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया, लाइक फिग्मा, जीरा या फिर ट्रेलो या स्लैक या कुछ भी जो आपने यूज़ किया उसके आइकन्स लगा सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये आती है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने प्रॉब्लम डिफाइन की, ठीक है, नीचे उसका एक छोटा सा आपने पैराग्राफ लिखा और उसका साथ ही आपने सोल्यूशन बता दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ के इसका अगर सोल्यूशन लोग एंड पे बताते हैं, उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि सोल्यूशन को ही फिर जो है जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम होती है साथ ही आप उसका सोल्यूशन डिफाइन कर दें। सो उसके बाद जो नीचे आती है वो आपकी टारगेट ऑडियंस आती है, मींस कि आपको जिन लोगों को टारगेट करना है आप उनकी प्रॉपर जो है यहाँ पर छोटी सी डिटेल लिखेंगे और आगे एक पिक्चर लगा देंगे। सो उसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट की समरी, मींस कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसको अपने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करना है, साथ में आपने विजुअल भी ऐड करने हैं। विजुअल देखें आपके हर एक स्लाइड में आ रहा है, लेकिन आपके साथ साथ छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, ज़्यादा लेंथी डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखनी है। फिर उसके बाद आपने क्या है कि यहाँ पर जो है नीचे आपने अपना रोल लिखना है कि आपने क्या क्या किया इस प्रोजेक्ट में, मींस कि आपने जो यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग की, आपने जो है सारी की सारी प्रॉब्लम पहले फाइंड की, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड किया, फिर आपने उसके प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की जो है समरी लिखी, ऐसे ही आपने टारगेट ऑडियंस भी डिफ़ाइन की। सो आपने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अपनी डिफ़ाइन करनी है ताकि जो रिक्रूटर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि आपकी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो इसके बाद जो आता है वो आपका आता है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, मींस कि आपने जो डिज़ाइन के प्रोसेस कौन कौन से फॉलो किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले डिस्कवर की प्रॉब्लम, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उसके लिए पॉसिबल सोल्यूशन निकाले, देन उसको आपने डिज़ाइन किया, देन आपने उसको टेस्ट किया। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये भी आपकी चीज़ जो है वो प्रॉपर देखी जा रही होती है। सो उसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, मींस कि आपके प्रोजेक्ट में यूआई को कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो यूएक्स है, ठीक है, आपने उसके बाद उसको टेस्टिंग के लिए जो है आपको 2 से 3 वीक रिक्वायर्ड होंगे, तो आप उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि आपको अगर 1 वीक रिक्वायर्ड है तो उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड वीक रिक्वायर्ड है तो उसमें आप क्या करेंगे।
सो आपने उस यहाँ पर डिटेल में लिखना है। सो इसके बाद आता है आपका रिसर्च फेज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपके 2 फेज़ आते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसमें आप ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करेंगे अपने रिसर्च फेज़ में। सो मीन्स कि आपने जितने भी आपके जो ऑडियंस है वो कितने % जो है वो एजुकेटेड है, कितने % एजुकेटेड नहीं है, कितने % लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, कितने % लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, ठीक है। आपने ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपर गो थ्रू करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपका डिफ़ाइन फेज़ आता है जिसको आप क्वालिटेटिव फेज़ भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप यूज़र पर्सोना गैदर करते हैं। यूज़र पर्सोना में आप ईच एंड एवरीथिंग एक स्पेसिफिक यूज़र के बारे में डिटेल में गैदर करते हैं। अगर आपको यूज़र पर्सोना के ऊपर प्रॉपर वीडियो रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके होल वीडियो देख सकते हैं कि यूज़र पर्सोना कैसे वर्किंग करता है। सो इसके बाद आपका आता है टास्क फ्लो। आपका सबसे पहले लॉगिन आना चाहिए, देन आपका साइन अप आना चाहिए, देन आपका होम पेज आना चाहिए। आप प्रॉपर टास्क फ्लो अपना उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो। सो आफ्टर दैट आप अपना लो फिडेलिटी डिज़ाइन प्रोवाइड करते हो, मींस कि आप अपनी वायर फ्रेमिंग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। जैसे आप स्केचिंग करते हो, ठीक है, अगर कहीं पे भी आप जाते हो, वो अपना कोई भी क्लाइंट आपको आइडिया बताता है, आप उसका स्केच बनाते हो पेपर पे, तो आप वही स्केच आपने सिंपल यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल पहली स्क्रीन कुछ ऐसी होगी जिसके ऊपर आप कलर्स नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, आपने फ़ॉन्ट्स भी इंप्लीमेंट नहीं किए, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल सा रफ सा स्केच प्रोवाइड करते हो, उसके यहाँ पर पिक्चर्स लगाओगे आप। सो आफ्टर दैट आप फॉर एग्जांपल ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन या फिर साइन अप का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर लो फिडेलिटी डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे ही आपका होम पेज है। ऐसे ही आपने क्या करना है, टाइपोग्राफी एंड कलर्स में आपने अपने कलर्स और टाइपोग्राफी डिफ़ाइन करनी है कि जो आपके फ़ॉन्ट्स जो आपने यूज़ किए हैं, आपने जो कलर्स यूज़ किए हैं उनके प्रॉपर जो है आपने कोड लिखने हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर आप यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्सेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं, आपने उसके प्रॉपर कोड लिखने हैं। सो इसके बाद आपका आता है एट द एंड आपका हाई फिडेलिटी डिज़ाइन आता है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन की है तो उसका यहाँ पर हाई फिडेलिटी डिज़ाइन आ गया, यहाँ पर विद प्रॉपर कलर्स, विद प्रॉपर फॉन्ट्स, विद प्रॉपर इमेज, ईच एंड एवरीथिंग आप उनके प्रॉपर मॉकअप्स ऐसे यहाँ पर शो कर सकते हैं और एंड पे आप थैंक यू कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो है अभी आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो गया कि लो फिडेलिटी जब आपने डिज़ाइन शेयर करना है, ठीक है, आप वो कैसे करते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर एक डिज़ाइन दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि इस प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऊपर डिज़ाइन हुआ है। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने जैसे पहले डिफ़ाइन किया था, हमारे यहाँ पर कोई ना कोई टेक्स्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपका लोगो आ जाएगा, नीचे आपका कुछ टेक्स्ट आ जाएगा और नीचे आपके कुछ टूल्स आ जाएंगे, उनकी पिक्चर्स आ जाएंगी कि आपने फिग्मा यूज़ किया, आपने साथ मीरो यूज़ किया, साथ में अगर आपने गूगल स्लाइड्स यूज़ की हैं वो सारे का सारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी। सो ऐसे ही आपके नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो फॉर नाउ मैंने ये डमी टेक्स्ट लिखा है, बट आपने डमी टेक्स्ट नहीं लिखना, आपने प्रॉपर यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। सो ऐसे ही आपने पॉसिबल सॉल्यूशन भी प्रॉपर लिखना है, आपने डमी टेक्स्ट नहीं लिखना है। सो उसके बाद जो है आपकी टारगेट ऑडियंस आएगी, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल 5 जो है आपकी ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर ली कि आपने इन लोगों को अपनी ये सर्विसेज दिखानी है, वो आपने प्रॉपर यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद आपने अपनी अप्रोच जो आपने की, ठीक है, आपने वो यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। सो ऐसे जो आपका रोल है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इन चीज़ों के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की, आपके क्या क्या एक्शंस थे, वायर फ्रेमिंग, विजुअल डिज़ाइन, यूज़र रिसर्च, यूज़र पर्सोना, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। सो इसके बाद आता है आपका डिज़ाइन थिंकिंग फेज़, जिसमें आपने यहाँ पर छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देन आपने बताना है कि आपने इसमें कौन सा डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो किया, ये भी प्रॉपर डिफ़ाइन करना है। देन आपने अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिफ़ाइन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक में आपको क्या रिक्वायर्ड है चीज़, आपने स्ट्रैटेजी करनी है, ठीक है, जिसमें आपने रिसर्च करनी है यूज़र के बारे में। एंड सेकंड और थर्ड वीक में आप ये देखेंगे कि आप अगर आपने कोई यूज़र फाइनलाइज कर लिया है, आप उसका प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे और आप देखेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ों के इश्यूज़ आ रहे हैं ताकि आप उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। देन आप 4th एंड 5th वीक में प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है, और नीचे उनके प्रॉपर पॉसिबल सॉल्यूशंस भी लिखेंगे। सो ऐसे 6th एंड 7th या 8th वीक में आप क्या करेंगे,
जाएंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपेटिटिव के पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आप कार से रिलेटेड इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, आप पार्क व्हील्स पे जाएंगे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप अमेज़न पे जाएंगे, आप दराज पे जाएंगे, आप देखेंगे कि वो लोग क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हम लोग उनसे ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनके मार्केट्स में रेट ज़्यादा हैं तो हम कैसे उनको कम रेट के ऊपर अच्छी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये आपका सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं ये यूएक्स में आती हैं। सो इसके बाद आता है आपका यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन में आप फॉर एग्जांपल कहते हैं 9th वीक में आप प्रॉपर वायर फ्रेमिंग करेंगे। वायर फ्रेमिंग आप पेपर पे कर सकते हैं या फिर फिग्मा यूज़ कर सकते हैं। देन आप 10th वीक में कहते हैं कि आप प्रॉपर जो है उसका फाइनल डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे विद प्रॉपर प्रोटोटाइपिंग कि कैसे एनिमेशंस प्ले होंगी, कैसे यूज़र एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होगा। एंड 11th एंड 12th वीक में आप क्या करेंगे, उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर आपकी फंक्शनैलिटीज़ प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो रही हैं। सो इसके बाद जो आपका अनदर फेज़ आता है वो आपका आता है एम्पैथाइज फेज़, जिसमें आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च आती है और इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसकी आपने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, कि आपने इसके ऊपर जो रिसर्च की वो कैसी की, ठीक है। उसमें आपके ने जो इंटरव्यूज़ किए यूज़र्स के, उसमें आपको क्या क्या फीडबैक्स मिले, क्या क्या आपको उनमें ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि यूज़र को नीड है, ठीक है, जो उनको डिफरेंट आपके जो कंपेटिटिव एनालिसिस जब आपने किया, जब आपको ये चीज़ का आइडिया हुआ कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि यूज़र को रिक्वायर्ड हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो यूज़र को रिक्वायर्ड हैं लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के दौरान आप इनको होल डिटेल में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपकी इनसाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। आपका जो यूज़र है आपने उसके बारे में डिटेल में लिखना है, ठीक है। कितने % यूज़र जो है वो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, कितने % यूज़र एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, कितने ज़्यादा लोग जो है वो सिटी से बिलोंग करते हैं, कितने लोग जो है वो विलेज से बिलोंग करते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपने प्रॉपर डिटेल में लिखनी है और उनके प्रॉपर मैप्स बनाने हैं। देन आपका आता है डिफ़ाइन फेज़। डिफ़ाइन फेज़ में आप क्या करेंगे, यूज़र पर्सोना क्रिएट करेंगे। यूज़र पर्सोना में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यूज़र का नेम आएगा, ठीक है, उसकी एज आएगी, उसकी एजुकेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन, ठीक है। और उसके बाद उस यूज़र की पर्सनैलिटी कैसी है, वो काम है, थिंकर है, क्रिएटिव माइंडसेट रखता है, और उसके बारे में शॉर्ट सी स्टोरी। सो उस यूज़र के आगे गोल्स क्या हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, उसकी मोटिवेशन क्या है। सो आपने ऐसी होल डिटेल जो है वो यूज़र के बारे में गैदर करनी है, चाहे वो आप 2 यूज़र्स के बारे में गैदर कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो है एम्पैथी मैप आता है। एम्पैथी मैप में क्या आता है कि मतलब सबसे पहले कि यूज़र क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ही रेगुलरली बाय मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, ठीक है। ही हायर मशीन फॉर सीवर लेट वर्क समथिंग व्हेन नीडेड और डजंट हैव हिज ओन मशीन्स, ठीक है। सो इस ऐसे ही वो जो थिंग्स हैं, ठीक है, वो सोच रहा होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उसके डूज़ एंड ऐसे ही उसकी फीलिंग्स भी यहाँ पर जो है आपने प्रॉपर उसका भी मैप क्रिएट करना है। सो उसके बाद आता है आपका टास्क फ्लो। टास्क फ्लो में आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर प्रोसेस आता है। आपकी जो ऐप है वो स्टार्ट होगी, देन आपके जो होम पेज आएगा, ठीक है। अब होम पेज पे के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन सर्च बार, या फिर क्लिक कर सकता है इमेज पे, या फिर क्लिक कर सकता है आइटम टैब पे, ठीक है। सो अब उसके बाद वो कहाँ कहाँ पर नेविगेट होगा, उसके लिए आपने प्रॉपर एक फ़्लो बनाना है, ठीक है। वो आपने प्रॉपर फ़्लो डिफ़ाइन करने के बाद आपने उस कार्ड की सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि आइटम्स, इनवॉइस, प्रोफाइल, अबाउट अस, ये एक्चुअली मिल्क से रिलेटेड है तो उसमें आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि ऑर्गेनिक मिल्क, ए टू प्योर मिल्क, प्रोटीन मिल्क, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में डिटेल में बताई है। सो इसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल पेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर किसी के पास अकाउंट है तो वो क्या करे, लॉगिन करे। अगर नहीं है तो वो क्या करे, साइन अप करे। अब साइन अप किस किस चीज़ से कर सकता है, मोबाइल से, ईमेल से, या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से वो साइन अप कर सकता है। ऐसे ही लॉगिन भी कर सकता है। अब जैसे ही वो लॉगिन हो गया देन वो होम पे आए। अब होम पे आने के बाद उसके पास 4 ऑप्शन हो, मेन्यू, आइटम्स, सर्च एंड अदर्स। सो इसको आपने प्रॉपर जो है डिफ़ाइन करना है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को।
देन इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपकी लो फिडेलिटी डिज़ाइन में। आपके पास कुछ ऐसा डिज़ाइन आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके प्रॉपर जो है वो कलर्स यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है, आपके पिक्चर्स प्रॉपर यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड। इससे क्लाइंट को कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि आपके इस डिज़ाइन में क्या होने वाला है। अब लो फिडेलिटी डिज़ाइन के बाद जो है वो आपका टाइपोग्राफी एंड कलर्स आता है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ हुआ है वो है साइन, ठीक है। अब उसका जो है कैपिटल में, ठीक है, वो आपने डिफ़ाइन करना है। अगर आप उसको शॉर्ट में लिखते हैं देन वो आपने डिफ़ाइन करना है। अब ये जो साइन फॉन्ट है वो आपका क्या मैसेज कन्वे कर रहा है ये आप प्रॉपर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उसका बोल्ड, मीडियम, रेगुलर, लाइट, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन करते हैं। ऐसे ही जो कलर्स हैं जो आपने यूज़ किए उसके प्रॉपर जो है वो कोड, ठीक है। उसके बाद उस सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, जो आपने कलर्स यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पर शो करवाते हैं। सो एट द एंड जो आपका रिज़ल्ट आता है वो आता है आपका हाई फिडेलिटीज़ विजुअल डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं आप अपने डिज़ाइन को प्रॉपर हाई फिडेलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसमें अपने प्रॉपर बताते हैं कि ये आपका मेन्यू है, ये आपका नोटिफिकेशन पैनल है, ये आपके जो है वो प्रोफाइल है, ठीक है। सो ये आपने डिटेल में आप ईच एंड एवरीथिंग के बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पर आप उसका एट द एंड मॉकअप शो करते हैं, ठीक है। आप अपने सारे के सारे जितनी भी आपने स्क्रीन्स डिज़ाइन की हैं उनके आप प्रॉपर मॉकअप्स लगा सकते हैं। सो और ऐसे शोकेस कर सकते हैं। और एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अभी मैं आपको इन तीनों का कंपैरिजन अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी इसका कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर टॉप पे करता हूँ तो आपने जैसे कि अभी देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। अगर मैं अपने इस पैनल को हाइड करूँ, सो यहाँ पर मैंने अपने इस पैनल को हाइड कर दिया। सो अभी जो है यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो है आपका टेम्पलेट है और ये आपका हाई फिडेलिटी डिज़ाइन है, ठीक है। अब ये सिंपल में आपने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लगा दिया। ऐसे ही आपने नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाई फिडेलिटी और लो फिडेलिटी में लगाई। ऐसे ही आपने उसका पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में बताया। ऐसे ही आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपने वो यहाँ पर आपने डिफ़ाइन की। और ऐसे ही आपने इसके बाद अपना जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था अपना डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, वही आपने यहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। लेट मी शो यू, आई थिंक इट्स ऑन द टॉप, ये, ठीक है। सो ये आपका डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है। मींस कि ये आपका जो है ये प्रॉपर ऐसी केस स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हो पहले, देन आप उसका एक सिंपल सा टेम्पलेट बनाते हो, देन उसको आप प्रॉपर डिज़ाइन करते हो और उसमें प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिफ़ाइन करते हो। सो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आइडिया मिल गया होगा कि कैसे जो है आप अपनी यूज़र केस स्टडीज़ बना सकते हैं। आई होप सो कि अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि केस स्टडीज़ होती क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आपने अपनी केस स्टडीज़ को बनाना है और कौन सी बिगनर्स मिस्टेक आपने नहीं करनी है। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।